नमस्कार दोस्तों, मैं केदार सिंह आज के नए वीडियो में आपको लेकर के आया हूँ कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन वीडियो, जिसमें भी मैं आपको बताऊँगा अस्थमा एक बीमारी है जिसमें सांस के रेस्पिरेटरी ट्रैक की एक बीमारी है। इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ होती है और ख़ासकर ये सर्दी के मौसम में सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो अस्थमा के अंदर कौन कौन सी दवाइयाँ लेनी चाहिए और कैसे कैसे इसकी जो डिवाइस आती है पंप को लेने के लिए, इनहेलर को लेने के लिए, उनको कैसे यूज़ करना चाहिए, कितने दिन तक यूज़ करना चाहिए, कौन कौन सी दवाइयाँ डॉक्टर्स मोस्टली अस्थमा में लिखते हैं, इनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एकदम नॉर्मल अस्थमा की अगर प्रॉब्लम है तो एकदम जो सबसे कॉमन मेडिसिन जो यूज़ होती है उनके बारे में बताता हूँ। डेरिफाइलिन, इटोफाइलिन सॉल्ट आता है, इसके अंदर डेरिफाइलिन बहुत ही पुरानी टैबलेट है। डेरिफाइलिन बहुत ज़्यादा चलती है, काफ़ी सालों से चलती हुई आ रही है। डेरिफाइलिन टैबलेट, एस्थालिन टैबलेट, साल्बुटामोल 4 mg, ये अस्थमा की एकदम कॉमन मेडिसिन है। सेट्रिजिन हुआ, लेवोसेट्रिजिन हुआ, एकदम कॉमन। ठीक है दोस्तों, इसके बाद डॉक्टर कौन कौन सी दवाइयाँ अस्थमा में प्रेफर करता है। सबसे पहली बात तो आजकल क्या है कि आसपास के डॉक्टरों को भी प्रिस्क्रिप्शन आते हैं हमारे यहाँ। मैं देखता हूँ कि डॉक्टर को जैसे ही जाके बोलो कि सर अस्थमा की प्रॉब्लम हो रही है, खांसी लेने में मतलब सांस लेने में तकलीफ आ रही है, खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो सीधा पंप लिख देते हैं। जबकि कोई डायग्नोसिस नहीं, कोई कुछ नहीं, कॉमन मेडिसिन लिखते हैं, सीधा पंप लिख देते हैं। ऐसा नहीं है बिल्कुल दोस्तों। सबसे पहले तो आप खुद देखिए कि आपको पंप की ज़रूरत है कि नहीं है। पंप की ज़रूरत नहीं तो आप कॉमन मेडिसिन से ठीक कीजिए। आयुर्वेदिक काढ़ा भी ले सकते हैं आप, और भी मेडिसिन, गर्म पानी, कुछ जो प्रिकॉशन खुद अपने घर पे कर सकते हैं, उनसे भी आप अपने अस्थमा को कंट्रोल कर सकते हैं। पंप के भरोसे आप नहीं दिए, क्योंकि पंप की एक बार आदत लग जाती है तो ये कन्फर्म है कि आपको बार बार में जैसे ही मौसम चेंज होगा, एनवायरनमेंट चेंज होता है, आपको पंप की इच्छा होगी कि पंप ले लो, क्योंकि पंप के बगैर आपको ऐसा लगेगा कि आपको ठीक नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो डॉक्टर कौन सी दवाइयाँ लिखता है मोस्टली? मॉन्टेरेल-सी टैबलेट, एंटी एलर्जिक टैबलेट होती है, एक रोज़ रात को सोते समय लेनी होती है। मॉन्डेस्लोर, मॉन्टेलिकास, डेलसोल्फेडिन के साथ में भी आती है मॉन्डेस्लोर, ये भी एंटी एलर्जिक टैबलेट है, अस्थमा में काम आती है। एक रात को सोते समय लेनी होती है। अगर अस्थमा में कफ बहुत ज़्यादा बन रहा है तो क्या कौन सी मेडिसिन लेनी है? म्यूसिनेक्स, एसिटालिस्टिन 600 mg, एक सुबह एक शाम एक गिलास पानी में घोल के लेनी होती है। म्यूसिनेक्स 600 mg, याद रखें, ये डॉक्टर्स लिखता है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही मार्केट में मिलती हैं। सेप्टम 500 एंटीबायोटिक आती है, क्रोनिक अस्थमा हो गया तो एंटीबायोटिक दिया जाता है उसको कंट्रोल करने के लिए। सेप्टम 500, सेफोरोक्सिम 500 mg। ठीक है दोस्तों, अब अगर आपकी नोज़ ब्लॉक हो रही है और आपको लगातार अस्थमा के साथ छींकें भी आ रही हैं तो आप कौन सी दवाई यूज़ कर सकते हैं, या डॉक्टर कौन सी दवाई लिखता है? ऑट्रिबिन, सिंपल नोज़ ब्लॉक हो रही है तो आपको ये अच्छा काम करती है। अगर आपको लगातार छींकें आ रही है, साइनस की प्रॉब्लम हो गई, नाक से पानी भी आ रहा है कंटिन्यू, एलर्जी हो गई है, तो नोज़ में ड्योनेज 2 पफ करने होते हैं सुबह शाम। 70 डोज आते हैं इसके अंदर। एजिलिस्टिन और ग्लूटाकोसोल सॉल्ट आता है, सिप्ला कंपनी बनाती है, बहुत सारी कंपनियाँ भी इसको बनाती हैं, इस फार्मूले को। ठीक है दोस्तों, अब बात रही रोटाकैप की। डॉक्टर जब रोटाकैप लिखते हैं तो रोटाकैप को कैसे यूज़ करना है? रोटाकैप ये एक डिवाइस है, रिबोलाइजर, इसके अंदर एक कैप्सूल डाल के सुबह शाम लेना होता है। और जब भी इसको लेने के बाद में जब दूसरा कंपनी का कैप्सूल अगर आपको लेना है तो इसको उसी टाइम वॉश करना होता है गुनगुने पानी में। याद रखें, गुनगुने पानी में वॉश करें, अन्यथा 2-3 दिन के अंदर तो कम से कम इसको वॉश करना ही होता है। कुछ पार्टिकल्स इसके अंदर जमा हो जाते हैं जो बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं। अब बात करते हैं इनहेलर को। इनहेलर में 120 मीटर डोज आती है, 2 पफ लेने होते हैं एक टाइम पे। कई बार डॉक्टर दिन में एक बार लिखता है, कई बार डॉक्टर सुबह शाम भी लिखता है, तो 2 पफ एक बार लेने, इस तरह से लेने होते हैं, पफ करके माउथ के पास में टच करके लेने होते हैं। जिन लोगों को पफ लेने में दिक्कत आती है उनको जीरो स्टेट बीटी स्पेशल, ये एक डिवाइस आती है सिप्ला कंपनी की, इसके अंदर पीछे से लगा करके इनहेलर को और फिर पफ किया जाता है, जिससे कि डायरेक्ट टच ना हो, नुकसान कम हो स्टेरॉइड, क्योंकि ये जो भी कैप्सूल्स और इनहेलर आते हैं सब स्टेरॉइड होते हैं। तब इनको लेने से तुरंत प्रभाव से आराम मिल जाता है, पेशेंट को भी लगता है कि भाई मुझे आराम मिल गया, जबकि इनके साइड इफेक्ट्स आगे जाके बहुत ज़्यादा होते हैं, कंटिन्यू आदत लग जाती है। उसके बावजूद भी अगर आपको आराम नहीं मिल रहा है तो नेबुलाइज कराया जाता है। नेबुलाइज में ड्यूलिन, बोडेकॉट, काफ़ी सारी कंपनियाँ बनाती हैं इसको, और ये जो है दोनों एक मिक्स करके 5 से 10 मिनट तक करना होता है। छोटे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, दोनों का लिए आता है। और छोटे बच्चों के लिए हाफ पफ किट आता है, जो छोटे बच्चे ले नहीं पाते हैं उनके लिए नेबुलाइजर की तरह ये डिवाइस होती है, इसको बच्चे के मुंह पर लगा दिया जाता है, पीछे से पंप को प्रेस किया जाता है। उसके बाद में इसको सुबह शाम लेना होता है छोटे बच्चों को भी। अब दोस्तों कफ सिरप्स के बारे में, जो अस्थमा के दौरान जो लिक्विड फॉर्म में सिरप्स यूज़ की जाती है खांसी को कंट्रोल करने के लिए, अस्थमा कंट्रोल करने के लिए, उनकी बात करते हैं। एस्क्रोल एलएस, एम्ब्रोक्सिल लेवोसल्बुटामोल के साथ में छोटे बच्चों को 5 ml, बड़े लोगों को 10 ml दिन में 3 बार देनी होती है। एस्थालिन बहुत ही कॉमन है, सल्बुटामोल सिरप आती है, एस्थालिन आती है, लिवोलिन आती है। ये छोटे बच्चों को 5 ml दिन में 3 बार, बड़े बच्चों को 10 ml दिन में 3 बार।
अगर सूखी खांसी हो रही है, अस्थमा के दौरान सूखी खांसी हो रही है, COPD की प्रॉब्लम है, तो आपको 10 ml दिन में 3 बार, एडल्ट के लिए 5 ml दिन में 3 बार, छोटे बच्चों के लिए। ठीक है दोस्तों, ये सब अस्थमा की मेडिसिन के बारे में मैंने आपको बताया। मेरा यूट्यूब चैनल पूजा मेडिकल मॉडल टाउन जयपुर के नाम से है, उस लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन वीडियोज लाता रहूँगा। जब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।